रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर नंबर 13 हम लोग कर रहे थे साउंड। तो कल हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया तो उससे आगे शुरू करते हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। आज हम लोग करेंगे लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल से क्या मुराद है? हमने पढ़ा है वेव्स की। सबसे पहले बेसिक वेव्स की दो फॉर्म्स होती है, यानी सबसे पहले ऊपर आ जाएगा वेव्स, आगे उसकी टाइप्स दो है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरी थी हमारे पास मैकेनिकल। और आगे फिर मैकेनिकल की भी दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल की एक टाइप होती है ट्रांसवर्स वेव, और वेव में चले लेते हैं ट्रांसवर्स वेव, ये एक टाइप है। और दूसरी इसकी टाइप होती है जो हमारा टॉपिक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल। ये हमारे पास सारा पैटर्न है। सबसे पहले वेव होती है, उसकी आगे दो बेसिक टाइप्स हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव्स होती है जिनको आपको मैंने बताया वह पास होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यानी नो मीडियम, इसको मीडियम नहीं चाहिए, जबकि मैकेनिकल के लिए मीडियम चाहिए है। आगे फिर मैकेनिकल की भी दो टाइप्स है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। जो हम लोग आमतौर पे जब भी हम वेव का सोचते हैं तो हमारे माइंड में इस तरह की वेव्स का एक स्केच आता है, ये असल में ट्रांसवर्स वेव होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये हमारे पास नीचे दी गई है, जिसको कल मैंने एक शो किया था कि आगे को अगर ट्रेवल कर रही है तो वाइब्रेट भी उधर को ही कर रही है, यानी वाइब्रेट भी आगे पीछे को कर रही है और ट्रेवल भी आगे को कर रही है। इस तरह की जो वेव होती है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये इसके हिस्से होते हैं रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, यानी आगे को वाइब्रेट करती जा रही है वेव और साथ साथ आगे को ये यहाँ से आगे की तरफ को ट्रेवल भी कर रही है साथ साथ। अब शुरू करते हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ अ स्लिंकी। उन्होंने कहा है स्लिंकी मतलब एक स्प्रिंग है, उसकी मदद से उन्होंने कहा कि हम लोग इसको समझ सकते हैं। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दिस मीन्स द पार्टिकल ऑफ एयर मूव बैक एंड फोर्थ, यानी जो हवा के पार्टिकल है वो आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द साउंड वेव, जिस डायरेक्शन में आवाज ट्रेवल कर रही है, यानी जिस डायरेक्शन में आवाज ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं, यानी वाइब्रेट कर रहे हैं। इफ वी पुश एंड पुल वन एंड ऑफ सिलिंगी, उन्होंने कहा इसी तरह अगर एक सिलिंगी आपके पास हो, इसको आप ऐसे आगे पीछे अगर पुश और पुल करें, we will see some parts where the coils come close together। कुछ पार्ट्स में जो उसके लूप्स हैं सिलिंगी के वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कंप्रेशन। एंड सम पार्ट्स वेयर दे स्प्रेड अपार्ट, और कुछ हिस्सों में वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। इन द सेम वे व्हेन साउंड मूव्स इन एयर, जब आवाज हवा में मूव करती है, इट क्रिएट्स कंप्रेशन, तो इसमें कंप्रेशन पैदा होता है, एंड रेयरफैक्शन, फिर particles are far apart। The distance between two compression or two rarefaction is called wavelength। यहाँ से ये wavelength की definition आ जाएगी, हमने पीछे भी वैसे की है तो वही है यहाँ पे भी। So just let the like the slinky sound wave moves by making compression and rarefaction। उन्होंने कहा साउंड भी इसी तरह ट्रेवल करती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करते हुए, आगे पीछे मूव करते हुए, जैसे उन्होंने कहा यहाँ डायग्राम इसके अंदर दिखाया गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम विद वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, यानी साउंड वेव्स जो है वो वाइब्रेट करते हुए जाती है, तो इसलिए उसको ऐसा मीडियम चाहिए जिसके पार्टिकल वाइब्रेट कर सके।
टू ट्रैवल एंड कैन नॉट प्रोपगेट थ्रू वैक्यूम, और वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ साउंड वेरीज विद टाइप ऑफ मीडियम, मीडियम के लिहाज से इसकी स्पीड में चेंज भी आता है। इट मूव्स 5 टाइम फास्टर इन लिक्विड, यानी ये लिक्विड के अंदर 5 गुना ज्यादा रफ्तार से मूव करती है। किधर गया लिक्विड, एंड 15 टाइम फास्टर इन सॉलिड, और सॉलिड्स के अंदर 15 गुना ज्यादा स्पीड से मूव करती है देन इन गैसेस, हवा के निस्बत। यानी हवा के निस्बत लिक्विड और सॉलिड के अंदर स्पीड ज्यादा होती है आवाज की, और कितनी कितनी ज्यादा है, लिक्विड में 5 गुना ज्यादा होती है और सॉलिड में 15 गुना। इन एयर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स इट्स स्पीड, क्या हवा के अंदर उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है स्पीड। एट रूम टेम्परेचर यानी 21 डिग्री सेल्सियस साउंड ट्रेवल्स एट 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इंक्रीजिंग विद हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में इजाफा होगा तो ये स्पीड बढ़ जाएगी। सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ट्रांसमिट साउंड फास्टर देन गैसेस, उन्होंने कहा है कि चूंकि लिक्विड और उसमें सॉलिड्स के अंदर स्पीड से आवाज ट्रेवल करती है। द मटेरियल ऑफ मीडियम प्लेज अ की रोल इन डिटरमिनिंग साउंड ऑफ स्पीड, तो उन्होंने कहा है कि हम ये फैक्ट जो मटेरियल है मीडियम है वो अहम किरदार अदा करता है स्पीड फाइंड करने के लिए साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड वी इज कैलकुलेटेड यूजिंग अ स्पेसिफिक इक्वेशन, v इज इक्वल एफ लैम्डा, ये इक्वेशन वेव इक्वेशन कहलाती है। where v is the speed of sound, f is the frequency and lambda is the wavelength of sound waves। ये जहां जहां तक मैंने निशान लगाया ना इसका आप लोगों ने ये वाला पार्ट काट लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सामने हमें स्पीड दी भी गई है, अगर याद हो तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड 330 से लेके 350 तक वहां बताया गया था। तो देखिए वही चीज यहाँ पे आ गई है कि यहाँ पे जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 343 होती है, तो बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 थी, 25 यानी रूम टेम्परेचर पे 346 पे चली जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे 391 हो जाती है। हाइड्रोजन के अंदर 1290 यानी और भी ज्यादा रफ्तार, और ऑक्सीजन अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो 317, इसमें कम हो जाती है। हीलियम के अंदर 972, इसमें भी ज्यादा होती है। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर 1498 यानी तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड, और सी वाटर के अंदर भी 1531। इसी तरह लकड़ी के अंदर वुड के अंदर इसकी स्पीड 200, एल्यूमिनियम सॉलिड है तो 6420, इतनी ज्यादा हो जाती है, 1000 में चली जाती है। आगे ये सारे सॉलिड्स हैं, तो एल्यूमिनियम में भी ब्रास में 4700, निकल 6040, आयरन के अंदर 5950, स्टील के अंदर 5960, फ्लिंट ग्लास के अंदर 3980। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या साउंड की मुख्तलिफ खसूसियात है, उनकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मीडियम से साउंड कैसे आ रही है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। सबसे पहले आ रहा है लाउडनेस। अब यहाँ से समझ लें आपका सही जो है याद करने वाला शुरू हो रहा है। पीछे वाला हिस्सा एक किस्म से इंट्रोडक्शन ही था, स्पीड ऑफ साउंड को निकाल के पीछे वाला से स्पीड ऑफ साउंड से पीछे था वो इंट्रोडक्शन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब यहाँ से आपका सही इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आ रही है लाउडनेस। नाम के अंदर ही आपको पता चल रहा होगा कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट अलो अस टू डिफरेंशिएट, यानी जिसकी वजह से हम फर्क कर सकते हैं बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, ऊंची और मध्यम आवाज में। ये इसका होगी स्टेटमेंट। आगे एक एग्जांपल दे लेनी है। फॉर एग्जांपल व्हेन स्पीकिंग विद फ्रेंड्स, जब आप दोस्तों से बोल रहे हैं, आवर वॉइस इज सॉफ्ट, तो हम आराम से बोलते हैं। बट व्हाइल एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस, लेकिन अगर सामने काफी लोग बैठे हुए हैं, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, तो तब आपने बोलना होता है वी स्पीक लाउडर, तो हम ऊंची बोलते हैं। यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक इसकी आपने एग्जाम्पल काट लेनी है। लाउडनेस यहाँ एक हिस्सा हुआ, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस हाउ परसीव इट्स इंटेंसिटी। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर डिस्कस्ड बिलो। उन्होंने कहा लाउडनेस मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ 3 से 4 फैक्टर्स आएंगे। पहला आ रहा है एम्पलीट्यूड, तो
पहला फैक्टर आ जाएगा लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये तो इसकी स्टेटमेंट होगी सिर्फ कि एम्पलीट्यूड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड ये यहाँ लिखा हुआ है कि कितना वाइब्रेट कर रही है आवाज ऊपर नीचे को। तो अगर मध्यम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, अगर ऊंची आवाज होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो बस वही यहाँ पे फर्क बताया गया दोनों में। आगे एग्जांपल दी गई है इफ वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ गिटार विद मोर फोर्स, यानी गिटार अगर ऐसे स्ट्रेट उसकी वायर है, उन्होंने कहा अगर आप ज्यादा जोर से खींच के उसको छोड़ेंगे तो वो ऐसे फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे ऐसे वो। With more force the vibration will have greater amplitude, एम्पलीट्यूड उनका ज्यादा होगा, प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड, तो उनकी आवाज भी ऊंची होगी। इसी तरह उन्होंने कहा है स्ट्राइकिंग अ ड्रम हार्डर, ड्रम का मतलब है डोल, उसको जितनी जोर से मारेंगे उसमें भी यही होगा, उसकी चिली उतनी ही नीचे आएगी, तो जितनी नीचे आएगी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। causing it membrane to vibrate more intensely resulting in a louder noise, तो आवाज जब ऊंची होगी। तो ऐसा करें आप यहाँ तक तो इसकी करेंगे स्टेटमेंट पहले दो लाइनें, और ये ड्रामा वाली जो आप इसकी एग्जांपल कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। area of vibrating but loudness of sound is also influenced by the size of vibrating surface, यानी जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ आवाज जो है वो ऊंची होगी। अ लार्ज ड्रम, यहाँ पे ढोल की मिसाल ली गई है कि अगर बड़ा ढोल होगा प्रोड्यूस लाउडर साउंड देन अ स्मॉल वन बिकॉज इट्स ग्रेटर सरफेस एरिया अलो मोर एयर टू वाइब्रेट। सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों ने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी ऑब्जर्व की होगी कि अगर ढोल बड़ा होगा तो जाहिर है उसकी आवाज ज्यादा ऊंची होगी, और अगर छोटा ढोल भी होगी तो उसकी आवाज कम होगी। तो ये एक एग्जांपल आप निकाल लेनी और साथ इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस। Loudness of sound decreases as distance between the vibrating source and listener increases, यानी जितना फासला बढ़ता जाएगा आपको पता है आवाज उतनी ही मध्यम होती जाएगी। जैसे क्लास के अंदर जब टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो जो पहले बेंच पे बच्चे बैठे होते हैं वो करीब होते हैं, उनको आवाज ऊंची और वाज़ह सुनाई देगी। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे रोज के अंदर तो वहां आवाज मध्यम होती जाएगी। दिस अकर बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव diminishes with distance, इसकी वजह है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऊपर बताया गया था ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। तो जितनी आवाज को दूर ट्रैवल करना होगा ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये कम होता जाएगा अपनी एनर्जी लॉस करके, और एक वक्त आएगा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आवाज मध्यम होती चली जाएगी। जहाँ तक हो गया एक हिस्सा इसका। Additionally, the perception of loudness varies based on the listener's hearing ability, उन्होंने कहा सुनने वाले की कान की हालत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको कितनी ऊंची आवाज सुनाई दे रही है। A person with sensitive ear perceives sound as louder compared to someone with a hearing impairment, अगर किसी को सुनने में मसला है तो उसको आवाज इतनी अच्छी सुनाई नहीं देगी। ये मैंने कहा था ना 3-4 फैक्टर्स बताए जाएंगे, तो ये तीसरा फैक्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे ये एक एडिशनल बताया गया। There is a physical characteristic of sound that remains independent of the listener's hearing ability, उन्होंने कहा एक आवाज की ऐसी भी खसूसियत है जो सुनने वाले के कान के ऊपर डिपेंड नहीं करती। This is known as intensity of sound, इसको साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं, which is measurable quantity and does not rely on human perception, वो कानों के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी इंटेंसिटी सेम रहती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, छोटी छोटी सी ना और कुछ डेफिनेशन दी हुई है तो वो कर लेते हैं आज। Pitch is the characteristic of sound that allow us to differentiate between a shrill and deep यानी grave sound, यानी एक बारीक और एक भारी आवाज में जो फर्क करती है उसको हम कहते हैं उसकी पिच। It is directly related to frequency. Higher frequency result in higher pitch, while lower frequency produces lower pitch, यानी इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी पिच भी ज्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही पिच भी कम। जितनी पिच ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी आवाज बरीक होगी। फॉर एग्जाम्पल दी गई है द वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव हाई फ्रीक्वेंसी मेकिंग देम श्रिल, यानी उनकी आवाज बरीक होगी, एंड हाई पिच
whereas the voices of men have a lower frequency, giving them a deep and lower pitch sound. तो उनकी आवाज भारी होगी। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द क्वालिटी ऑफ साउंड अलो अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड पिच। उन्होंने क्या पीछे जो बयान कर दी गई है दो प्रॉपर्टीज, लाउडनेस और पिच, ये सेम भी हो फिर भी हमें दो आवाजों के दरमियान फर्क पता चल जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। यहाँ एग्जांपल दी गई है, अ वायलिन, ट्रम्पेट, फ्लूट एंड ओबे विच जनरेट अ डिस्टिंक्ट वेव फॉर्म। उन्होंने क्या सबकी अलग-अलग से वेव फॉर्म बनती है। The oscilloscope traces these instruments show different shapes with varying level of complexity and harmonics। उन्होंने क्या यहाँ पे सामने oscilloscope यानी CRO की मदद से एक डायग्राम आ गया हमारे पास। The violin has a rich complex waveform। वायलिन की जो है वो ज्यादा वेवफॉर्म होती है। While the flute produce a simpler मोर रेगुलर वेवफॉर्म, जबकि वायलिन की जो है वो सबसे सिंपल और सीधी सीधी होती है, फ्लूट की सॉरी। द ट्रम्पेट एंड ओबे ईच एग्जिबिट देयर ओन यूनिक ऑसिलेशन पैटर्न। इसी तरह उनका ट्रम्पेट और ओबे का जो है वो भी अपना अपना होता है वेव पैटर्न। फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिंग द डाइवर्सिटी इन साउंड प्रोडक्शन अमंग द इंस्ट्रूमेंट, जिसकी वजह से उनमें फर्क होता है सभी के अंदर। यहाँ से आप ऐसा करना, एग्जाम्पल यहाँ से फाड़ लेना, फ्लूट एंड ओबे ईच जनरेट अ डिस्टिंक्ट वेवफॉर्म। The shape of these waveforms when displayed on a oscilloscope visually represent the timbre of each instrument। उन्होंने कहा है जब वेवफॉर्म हम लोग शो करते हैं तो वो हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग-अलग से रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। These differences in waveform structure are key to understanding how different sound sources can produce sound waves with varying qualities despite having the same pitch and loudness। यानी पिच और लाउडनेस सेम होती है, इसके बावजूद भी मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी जो आवाज़ पैदा होती है उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। चलें यहीं तक आप लोगों ने आज का लेक्चर करना है, तो नेक्स्ट